जंगल में सन्नाटा था। राजा शेर की सोने की चेन चोरी हो गई थी। सभी जानवरों को दरबार में बुलाया गया। मेरी सोने की चेन गायब है। अगर चोर ने खुद को पेश नहीं किया तो आज मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। महाराज, शांत हो जाइए। हम चोर को ढूंढ लेंगे। मैंने हाथी भाई को रात में पहरा देते देखा था। नहीं महाराज, मैं तो नदी के किनारे सो रहा था, लेकिन हाँ, मैंने लोमड़ी को झाड़ियों में छिपते देखा था। अरे हाथी दादा, आप भी क्या बात करते हैं? मैं तो गधे भाई के साथ घास के मैदान में टहल रही थी। क्यों गधे भाई, सही कहा ना? मैं तो कल रात से सियार भाई के घर पर सो रहा था। झूठ मत बोलो गधे, तुम मेरे घर कब आए? महाराज, मुझे लगता है ये सब गधे की चाल है। ये बहुत भोला बनने का नाटक कर रहा है। चुप हो जाओ सब। लोमड़ी, तुम बहुत चालाक हो। तुम बताओ असली चोर कौन है? महाराज, चोर को पकड़ना बहुत आसान है। मैंने सुना है कि जिस किसी ने भी चेन छुई है, उसके पैरों के निशान पर जादुई चमक आ जाती है। चलिए, हम सब एक कतार में खड़े होकर अपने पैर दिखाते हैं। सभी जानवर डर के मारे अपने पैर देखने लगे। तभी सियार ने चुपके से अपने पैर पीछे छिपा लिए और उन्हें घास से रगड़ने लगा। पकड़े गए। महाराज देखिए, सियार भाई अपने पैर क्यों छिपा रहे हैं? नहीं नहीं महाराज, मैं तो बस, मुझे लगा शायद गलती से चमक मेरे पैरों पर आ गई हो। इसका मतलब चोरी तुमने ही की है। तुम्हें लगा कि तुम अपनी चालाकी से मुझे मूर्ख बना लोगे। महाराज, लोमड़ी ने सचमुच अपनी बुद्धिमानी से काम लिया। कोई जादुई चमक नहीं थी, बस एक जाल था। शुक्र है मैं बच गया, वरना सियार ने तो मुझे ही फंसा दिया था। शेर ने सियार को कड़ी सजा सुनाई और लोमड़ी की बुद्धिमानी की तारीफ की। जैसे ही शेर सियार पर झपटने वाला था, सियार घुटनों के बल बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। ठहरिए महाराज, रुकिए। मैंने चोरी जरूर की, लेकिन वो चेन मेरे पास नहीं है। मुझसे वो चेन रास्ते में किसी ने छीन ली। क्या? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी चेन संभाल ना सके? किसने छीनी? महाराज, जब मैं भाग रहा था तो गधे ने मुझे लात मारी और अंधेरे में चेन लेकर गायब हो गया। ये भोला होने का नाटक कर रहा है। महाराज, ये सरासर झूठ है। मैंने तो आज तक सोना देखा भी नहीं है। मामला उलझ रहा है। लोमड़ी, अब तुम्हारी बुद्धिमानी क्या कहती है? महाराज, दूध का दूध और पानी का पानी अभी हो जाएगा। अगर गधे ने चेन निगली है या कहीं छिपाई है, तो उसे खोजने का एक ही तरीका है। वो क्या तरीका है लोमड़ी बहन? महाराज, गधे को इस पेड़ से बांध दीजिए और इसके सामने ताजी घास का ढेर लगा दीजिए। अगर इसने चोरी की होगी तो ये घबराहट में घास नहीं खा पाएगा। और सियार को कहिए कि वो गधे की पीठ पर बैठकर पहरा दे। गधे को पेड़ से बांध दिया गया। सियार खुश हो गया कि वो बच गया और गधे की पीठ पर बैठ गया। लेकिन तभी लोमड़ी ने हाथी को एक इशारा किया। अरे देखो, सियार की पूंछ के नीचे क्या चमक रहा है? कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं है। महाराज, सियार ने चेन कहीं फेंकी नहीं है, बल्कि उसने उसे अपनी लंबी पूंछ के बालों में लपेटकर छिपा रखा है। इसीलिए वो गधे की पीठ पर बैठना चाहता था, ताकि कोई उसकी पूंछ न देख सके। सियार, अपनी पूंछ दिखाओ। जैसे ही सियार ने डर के मारे अपनी पूंछ हिलाई, सोने की चेन खनक कर जमीन पर गिर पड़ी। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। लोमड़ी की आंखों से कुछ नहीं छिप सकता। भालू मंत्री, इस सियार को आज ही जंगल से बाहर निकाल दिया जाए। और लोमड़ी, तुम्हारी चतुराई के कारण तुम्हें आज से मेरा मुख्य सलाहकार नियुक्त किया जाता है। सच ही कहा है किसी ने, चालाकी की उम्र लंबी नहीं होती। अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो अपनी ही चालाकी के जाल में फंस जाता है। सुंदरवन नाम के एक बड़े से जंगल में हर प्रकार के जानवर रहा करते थे। वो सभी जानवर एक परिवार की तरह एक साथ रहते थे। ऐसे ही एक रात सभी जानवर आपस में बैठकर बातें कर रहे थे। अपने जंगल के पास और भी कितने सारे जंगल हैं।
पर जो खुशी और शांति अपने जंगल में है वो किसी भी जंगल में नहीं है। मुझे तो अपना ही जंगल पसंद है। ये शांति और खुशी होगी भी क्यों नहीं हाथी दादा? उन सभी जंगलों का राजा हमारे राजा शेर खान जैसा थोड़ी ना है। वो तो है लक्की भाई, मैंने तो सुना है और जंगल के राजा इतने बदमाश हैं कि जब उन्हें भूख लगती है और कोई शिकार नहीं मिलता तो वो अपने ही जंगल के जानवरों का शिकार कर लेते हैं। पर हमारे राजा तो ऐसे बिल्कुल नहीं करते, बल्कि वो तो खुद भूखे रहकर हमारी भूख मिटाते हैं। जंगल के सभी जानवर आपस में बात कर रहे थे और अपने राजा की खूब तारीफ भी कर रहे थे। कुछ देर बाद सभी जानवर सोने के लिए चले जाते हैं। तभी वहां भागती हुई रिंकी लोमड़ी आती है और एक बार फिर जंगल के सभी जानवरों को इकट्ठा करके उनसे बोलती है, अरे भाइयों, तुमने सुना? हमारे पास वाले जंगल में चोरी हुई है। रिंकी लोमड़ी, अप्रैल का महीना खत्म हो चुका है, इसलिए हमें अप्रैल फूल बनाना बंद करो। हमारे जंगल में तो क्या, हमारे आसपास के भी जंगलों में आज तक चोरी नहीं हुई। हाँ, ठीक है, मत मानो मेरी बात। मैं कोई अप्रैल फूल थोड़ी ना बना रही हूँ। मैंने जो अपने कानों से सुना है बस वही तुम सबको बता रही हूँ। आज मैं अपनी बहन से मिलने पास वाले जंगल गई थी। उसी ने मुझे बताया कि उसके जंगल में कुछ दिनों से चोरी हो रही है। मैं तो इस खबर को सुनकर डर गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम सबको भी आगाह कर दूं। पर तुम्हें तो मेरी बात पर विश्वास ही नहीं है। रिंकी लोमड़ी, आज तक तुमने कभी इतने अच्छे काम नहीं किए कि हम सब तुम पर विश्वास कर सकें। क्यों भाइयों? हाँ दादा, सही कहा तुमने। चलो, वैसे भी सोने का टाइम हो गया है। इसकी तो आदत ही है सबकी नींद खराब करने की। रिंकी लोमड़ी की बात पर कोई विश्वास नहीं करता और सब जाकर सो जाते हैं। पर रिंकी लोमड़ी ने जब से ये खबर सुनी थी, उसकी आंखों की नींद उड़ चुकी थी, इसलिए वो सारी रात नहीं सोती है और उल्लू भाई से बातें करती रहती है। तो वहीं दूसरी ओर जंगल के बाकी जानवर आराम से सो जाते हैं। अगली सुबह लक्की रोता हुआ आता है। उसके रोने की आवाज से जंगल के सभी जानवर इकट्ठा हो जाते हैं। अरे लक्की भाई, क्या हुआ? तुम सुबह सुबह क्यों रो रहे हो? कोई बुरा सपना देख लिया क्या? काश की लाली हिरन, मैंने कोई सपना देखा होता, पर ये तो हकीकत है। मेरे घर में सच में चोरी हो गई। मैंने कितनी मुश्किलों से अकेले ही केले जमा करके रखे थे, ताकि 4 दिन मुझे केले की तलाश में इधर उधर भटकना ना पड़े। अब मैं अपनी भूख कैसे मिटाऊंगा? किसी ने चोरी की है क्या? चोरी? और वो भी हमारे जंगल में? आखिर ये किसका काम हो सकता है? पता नहीं लाली हिरन, पर जिसने भी चोरी की है वो बहुत चतुर है। क्योंकि उसने तो मेरे हाथ के केले भी चोरी कर लिए, जिसे मैं अपने सीने से लगाकर सो रहा था। कहा था ना मैंने रात को कि हमारे पास वाले जंगल में चोरियां हो रही हैं। नहीं सुनी मेरी बात? करवा ली ना अपने घर में चोरी। हमें तो शक है रिंकी लोमड़ी, कहीं ये चोरी तुमने तो नहीं करवाई, ताकि हम सब तुम्हारी बातों पर विश्वास कर सकें। भगवान झूठ ना बुलवाए हाथी दादा, पर मैं इस लकी के केले क्यों चोरी करने लगी? मैं केले नहीं खाती, और वैसे भी मेरे घर के पास अंगूर के पेड़ हैं। मेरा जब भी दिल करे मैं अंगूर तोड़कर खा सकती हूँ। और भूलो मत, तुम मुझसे फल मांगने के लिए नहीं आते और ना ही मैं तुम्हारे पास आती हूँ। मुझे ये अकड़ दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। इतना बोलकर रिंकी लोमड़ी वहाँ से चली जाती है और आराम से सोने लगती है। पर उसकी बात पर किसी को भी विश्वास नहीं होता और वो सब रिंकी लोमड़ी को ही चोर समझते हैं। इसलिए सभी जानवर उसे रंगे हाथ पकड़ने के लिए प्लान बनाते हैं। हमारे जंगल में कभी चोरी नहीं होती। हो ना हो इस रिंकी लोमड़ी ने ही चोरी करी है। भाइयों, मेरी बात मानो तो आज कोई मत सोना, और जैसे ही वो चोरी करने आएगी हम उसे रंगे हाथ पकड़ लेंगे और राजा शेर खान के पास ले जाएंगे और उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। अब सभी जानवर ऐसा ही करते हैं। वो सारी रात नहीं सोते,
पर रिंकी लोमड़ी पर नजर रखते रखते सब सो जाते हैं और अगली सुबह जब उनकी आंख खुलती है तो हाथी दादा देखते हैं कि इस बार उनके घर में चोरी हो गई है। अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे घर में चोरी नहीं हो सकती। आखिर ये चोरी कौन कर रहा है? रिंकी लोमड़ी तो हमारी नजरों के सामने ही थी। क्या इसका मतलब तुम लोग सारी रात जागकर मुझ पर नजर रख रहे थे? वो भी इसलिए क्योंकि तुम्हें शक है कि चोर मैं हूँ। पर जो भी हो, धन्यवाद मुझ पर नजर रखने के लिए, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरे घर में चोरी नहीं हुई और चोरी हाथी दादा के घर में हो गई। अरे बस करो, आपस में लड़ना बंद करो। ये समय आपस में लड़ने का नहीं है, उस चतुर चोर को पकड़ने का है और हम अकेले ही ये सब नहीं कर सकते। तो हम क्या करें? जंगल में चोरी बढ़ती ही जा रही है। अब हम रोज रोज रात भर ऐसे जाग तो नहीं सकते ना? और क्या पता वो चतुर चोर अगर दिन में चोरी कर ले तो? लाली हिरण बिल्कुल सही कह रही है। अब मामला बढ़ चुका है। अब हमें राजा शेर खान के पास जाना ही होगा। पर राजा की तो तबीयत खराब है। ऐसे में उन्हें ये सब बताना ठीक होगा क्या? कहीं हमारी वजह से उनकी तबीयत और न बिगड़ जाए। हाथी दादा, अगर यही सब सोचोगे ना तो फिर से तुम्हारे घर में चोरी हो जाएगी। चोर को पकड़ने की सोचो। अब उस चोर को सिर्फ हमारे राजा शेर खान ही पकड़ सकते हैं। मैं रिंकी लोमड़ी की बातों से सहमत हूँ। वो बिल्कुल सही कह रही है। अब हमें उस चोर को पकड़ना ही होगा ताकि जंगल में चोरी होनी बंद हो जाए। अब सभी जानवर निराश होकर राजा शेर खान के पास पहुंचते हैं और उन्हें सारी बातें बताते हैं। इतना सब हो गया, जंगल में इतनी चोरियां हो गई और तुम सबने मुझे बताया भी नहीं। आखिर मुझे ये खबर देने में इतनी देर क्यों कर दी? राजा साहब, मैंने तो पहले ही इन सबको कहा था, पर इन्होंने मेरी बात पर विश्वास ही नहीं किया, इसलिए किसी ने आपको कुछ बताया नहीं। और जब चोरी बढ़ गई तब ये सब हार मानकर आपके पास आ गए। राजा साहब, हम सबसे गलती हो गई। हमें हमारी इस भूल के लिए माफ कर दीजिए और चोर को पकड़ लीजिए। ठीक है, अभी मुझे सोचने का मौका दो। आप सब लोग अपने घर जाइए और शाम को मुझसे मिलने आइएगा। शेर खान के कहने पर सभी अपने घर चले जाते हैं और जब वे घर पहुंचते हैं तो उन सब की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उन सब के घरों में फिर से चोरी हो चुकी थी। ये देख सभी जानवर एक बार फिर परेशान होकर राजा शेर खान के पास भागते हुए जाते हैं। महाराज, अब सोचने का भी समय नहीं रहा। आपको अभी के अभी कुछ करना होगा, क्योंकि ये चोर बहुत ही चालाक है। हाँ महाराज, अब घर खाली छोड़ना मतलब सिर दर्द को साथ लेकर चलना जैसा हो गया है। आखिर ऐसा भी क्या हो गया जो आप सब इतने परेशान होकर तुरंत वापस चले आए? अब क्या बताएं महाराज, हम यहाँ आपसे अपनी समस्या का समाधान लेने आए थे और इतनी ही देर में वो चतुर चोर हम सबके घर में चोरी करके भाग गया। मुझे ये जानकर बहुत दुख हो रहा है कि मैं आप सबके घरों का सामान नहीं बचा सका, पर मेरा आप सभी से वादा है कि मैं बहुत जल्द उस चतुर चोर को पकड़ लूंगा। पर महाराज, अब हम सब क्या करें? अगर यही हालत रही तो हमें जंगल छोड़कर जाना होगा। किसी को जंगल छोड़कर जाने की कोई जरूरत नहीं। मैंने सोच लिया है कि हमें क्या करना है। मेरी आप सबसे विनती है कि आप सब रात को सोइए मत, बस सोने का नाटक करना। मैं अपने कुछ साथियों के साथ पूरे जंगल में पहरेदारी करूंगा और जैसे ही वो चालाक चोर आएगा मैं उसे पकड़ लूंगा। राजा शेर खान के कहने पर सब अपने घरों में सोने का नाटक करते हैं। रात को जब भेड़िया दबे पांव जंगल में आता है और सबको सोता हुआ पाता है तो हंसते हुए खुद से कहता है, कितने बेवकूफ हैं ये जानवर। आज दिन में ही मैंने इन सभी के घरों में चोरी की थी, पर फिर भी ये सब लापरवाह होकर सो रहे हैं। खैर, मैं तो यहाँ चोरी के मकसद से आया हूँ और चोरी करके ही जाऊंगा। भेड़िया सबसे पहले लक्की के घर में और फिर लाली हिरण के घर में चोरी करता है। 2 घरों में चोरी करने के बाद भेड़िया खुद
से कहता है, सुबह होने वाली है, बस एक घर में और चोरी कर लेता हूँ। इस बंटी का घर इतना छोटा है कि चोरी करने में दिक्कत होती है। बस इसलिए ही ये कुछ दिनों से बचा हुआ था, पर आज ये नहीं बचेगा। इतना बोलकर भेड़िया अपने हाथ बट्टी खरगोश की गुफा में डालता है। जैसे ही वो हाथ अंदर डालता है, बट्टी और उसके साथी उसका हाथ पकड़ लेते हैं। पीछे से राजा शेर खान आकर उसे घेर लेता है। तो तू है वो चोर जो इतने दिनों से जंगल में चोरी कर रहा था। तुझे क्या लगा कि तू कभी पकड़ा नहीं जाएगा? याद रख, चोर कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक दिन वो पकड़ा ही जाता है। अरे नहीं नहीं राजा शेर खान, मैं वो चोर नहीं हूँ। मैं तो बस आज ही चोरी करने आया था, मुझे जाने दो। हमें मूर्ख समझता है? तू दूसरे जंगल का जानवर है जो हमारे जंगल में आकर चोरी कर रहा है। अब इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। साथियों, इसे बंधक बनाकर जेल में डाल दो। राजा शेर खान भेड़िया चोर को जेल में डाल देता है और उसके जंगल के राजा को बुलाकर उस चोर को उसके हवाले कर देता है। जिसके बाद उस भेड़िया चोर को उसके राजा द्वारा कड़ी सजा दी जाती है। सुंदरवन जंगल में भोलू बंदर रहता था, जिसे मेहनत के नाम पर बुखार आ जाता था। लेकिन बड़ी बड़ी बातें करते समय वो खुद को सर्वश्रेष्ठ समझता था। एक दिन तोता रानी उड़ती हुई आकर एक पेड़ पर बैठ जाती है। उसे देख भोलू बंदर कहता है, अरे तुम इस पेड़ पर क्यों बैठी हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि इस पेड़ पर केवल मैं ही बैठता हूँ? ये मेरा पेड़ है। इस पर बैठने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे मैं तो पानी की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रही थी। मुझे कहीं भी पानी नहीं मिला और मैं बहुत ज्यादा थक चुकी थी। तभी मुझे ये पेड़ नजर आया तो मैं यहाँ आकर बैठ गई। इसमें इतना गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? इस पेड़ पर बैठने से पहले तुम्हें ये जान लेना था कि ये पेड़ मेरा है और मैं यहाँ का दादा हूँ। माफ करना भोलू भाई, माना कि तुम बड़े शक्तिशाली हो, लेकिन जो सच में शक्तिशाली होता है वो छोटी छोटी बातों पर खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश नहीं करता। तो तुम क्या कहना चाहती हो कि मैं शक्तिशाली नहीं हूँ? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। तुम मेरे पेड़ पर बैठकर मेरी बेइज्जती कर रही हो। चुपचाप इस डाली को खाली कर दो, वरना अंजाम बुरा होगा। भोलू बंदर की धमकी सुनकर तोता रानी गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जंगल में हाथी दादा की नजर एक बहुत ही पुराने पेड़ पर पड़ती है, जिस पर एक बड़ा सा कटहल लगा था। अरे ये तो चमत्कार हो गया। इस पुराने पेड़ पर आज तक एक पत्ता नहीं खिला, मगर आज इस पर कटहल कैसे लग गया? हाथी दादा ने पूरे जंगल में शोर मचा दिया। सभी जानवर उस अनोखे कटहल को देखने के लिए उमड़ पड़ते हैं। वाह, ये तो सच में चमत्कार है। पूरे पेड़ पर सिर्फ एक ही कटहल। तभी वहाँ उड़ती हुई तोता रानी आ जाती है। अरे भाइयों, मैं आपको एक खबर देने आई हूँ। ये कोई आम कटहल नहीं है, ये एक जादुई कटहल है। जो भी इसे खाएगा वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और जंगल का सर्वश्रेष्ठ जानवर बन जाएगा। ये सब तुम्हें कैसे पता? मैं उड़ते उड़ते दूसरे जंगल गई थी। वहाँ मुझे एक ऋषि मुनि मिले थे। उन्होंने ही मुझे इस जादुई कटहल के बारे में बताया था। अगर सच में ये एक जादुई कटहल है तो इसे तो मैं ही खाऊंगा। मैं इस जंगल का सर्वश्रेष्ठ जानवर बनना चाहता हूँ। अरे हाथी दादा, ऐसे कैसे? आप तो वैसे ही इतने शक्तिशाली हैं। सर्वश्रेष्ठ बनने की जरूरत तो हम जैसे जानवरों को है। ये कटहल तो मैं ही खाऊंगी। तभी वहाँ भागता हुआ भोलू बंदर आता है। हलवा है क्या जो कोई भी खा जाएगा? इस जंगल में मैं भी रहता हूँ, इसलिए इस कटहल पर मेरा भी हक है। मैं ही इसे खाऊंगा और शक्तिशाली बनकर पूरे जंगल पर राज करूंगा। सभी जानवरों में अब कटहल को लेकर खींचातानी होने लगती है। वे सभी आपस में लड़ने लगते हैं। अरे अरे, आपस में लड़ने से ये कटहल किसी को नहीं मिलेगा।
बेहतर है कि हम एक प्रतियोगिता रखें। जो ये प्रतियोगिता जीतेगा उसे ही एक कटहल मिलेगा और वही हमारे जंगल का राजा होगा। हाँ, ये उपाय ठीक है। कल ही ये प्रतियोगिता हो जाए। अरे, इसका फैसला करने वाली ये तोता कौन होती है? मेरी बात मानो और चुपचाप ये कटहल मुझे दे दो। भोलू, चुपचाप यहाँ से चला जा। बात को बढ़ाने की कोशिश मत कर। जो फैसला हो गया सो हो गया। भोलू बंदर बहुत कमजोर था और प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेना चाहता था। वो चाहता था कि बिना मेहनत किए ही उसे चमत्कारी कटहल मिल जाए। तभी उसके दिमाग में कटहल चुराने का विचार आता है। रात के वक्त जब सभी जानवर सो रहे होते हैं, तब भोलू बंदर मौका देखकर पेड़ से कटहल चुरा लेता है और अपने घर में छिपा देता है। अगली सुबह सभी जानवर प्रतियोगिता के लिए जमा होते हैं। तभी वहाँ भोलू बंदर आकर कहता है, देखो भाइयों, मैं जानता हूँ कि ये प्रतियोगिता हम सबके लिए कितनी जरूरी है, लेकिन अचानक से मेरी तबीयत खराब हो गई है और मैं इस प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले सकता। भोलू बंदर की बात सुनकर तोता रानी समझ जाती है कि दाल में कुछ काला है। वो फौरन जाकर पेड़ को देखती है तो वहाँ कटहल नहीं था। सुनो भाइयों, हमारे साथ बड़ा धोखा हो गया है। कटहल चोरी हो गया है। ये सुनकर जंगल में अफरा तफरी मच जाती है। सबका शक भोलू बंदर पर था। मेरी तबीयत बहुत खराब है दोस्तों, तो अब मैं चलता हूँ। ऐसे कैसे जाओगे? जब तक कटहल नहीं मिल जाता कोई कहीं नहीं जाएगा। मुझे राजा बनने का कोई लोभ नहीं है। आप लोग खुद फैसला कर लेना। जब भोलू ने तबीयत का बहाना बनाया तो सबका शक यकीन में बदल गया। तब रिंकी लोमड़ी हाथी दादा के कान में कहती है, हाथी दादा, इसे रंगे हाथ पकड़ना है तो इसे जाने दो। हम चुपके से इसका पीछा करेंगे। ठीक है भोलू, तुम बीमार हो इसलिए घर जा सकते हो। भोलू मन ही मन मुस्कुराकर वहाँ से जाने लगता है और जंगल के सभी जानवर चुपके चुपके उसका पीछा करते हैं। भोलू अपने घर पहुँचता है। इसे कहते हैं दिमाग का इस्तेमाल। सबको कैसा बेवकूफ बनाया। फिर भोलू बंदर आराम से घर जाकर कटहल को खाने लगता है। इस जादुई कटहल को खाकर मैं शक्तिशाली बन जाऊंगा। तभी सभी जानवर वहाँ आ जाते हैं। तू अपने आप को सबसे ज्यादा अक्लमंद समझता है ना? मगर तू अक्लमंद नहीं, बेवकूफ बंदर है। भोलू, ये क्या बकवास है? तोते, याद है ना तूने मुझे जलील किया था? मैंने उसी वक्त तुझे सबक सिखाने की ठान ली थी। और मैंने भी। मैं एक छोटी सी पक्षी तेरा मुकाबला कैसे कर सकती थी? इसीलिए तोता तेरी फरियाद लेकर हाथी दादा के पास आई और हमने मिलकर ये प्लान बनाया। हाँ भोलू, दरअसल ये कटहल जादुई है ही नहीं, ये तो एक मामूली कटहल है। मगर इसे जादुई बताकर हमने तुझे बेवकूफ बनाया। हम जानते थे कि तुम कामचोर हो और मेहनत नहीं करोगे, इसीलिए तुम चोरी ही करोगे। हम तुझे सही रास्ते पर लाना चाहते थे। भोलू, याद रखना, चोरी करना पाप है और किसी कमजोर को सताना उससे भी बड़ा पाप है। सबकी बात सुनकर भोलू का सिर शर्म से झुक जाता है। आज तुम सबने मेरी आंखें खोल दी है। आज से मैं मेहनत करके खाऊंगा और किसी भी कमजोर को कभी परेशान नहीं करूंगा। भोलू को सुधरा हुआ देखकर जंगल के सभी प्राणी खुश होते हैं और कुछ ही दिनों में भोलू सबके साथ प्यार और मोहब्बत से रहने लगता है।